हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आपका। और अच्छा लगा मेरा, अगर मेहनत आप लोग अच्छा लगे, जानकारी दिया हुआ जो है वो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कराइए चैनल को। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमको। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे मुगल सम्राट के साथ संधि, है ना, या फिर इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना। अभी नाम इसका प्रयागराज हो गया है, लाइक प्रयाग अलग है, इलाहाबाद अलग है, और ठीक है ना। तो संधि पढ़ेंगे तो देखिए, क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ एक संधि की। क्लाइव कौन किया? तो क्लाइव जो था उसने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ संधि की। किसके साथ? तो शाह आलम के साथ संधि की। इस संधि के अनुसार क्या था? तो शाह आलम को करा और इलाहाबाद जिले मिले। शाह आलम को कौन कौन सी जिला जगह मिला? तो करा, है ना, करा और इलाहाबाद। इलाहाबाद, ये दो जिले मिले शाह आलम को। शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवाने स्थायी रूप से कंपनी को सौंप दी। इस संधि के अनुसार क्या क्या हुआ? तो आपको बंगाल, बिहार बिहार और उड़ीसा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से कंपनी, यानी टैक्स सुनने का पूरा उसका सब कुछ रहेगा उसी का। तीन जो है स्टेट, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। शाह आलम ने और क्या किया? तो शाह आलम ने कंपनी को कितना? तो 26 लाख। कितना? तो 26 लाख, है ना, ये 26 लाख वार्षिक देना स्वीकार किया। और 53 लाख, 53 लाख किसके लिए? तो 53 लाख जो है निजामत व्यय के लिए दिया। और 26 लाख वार्षिक, मतलब सालाना उसको देना था, ईयरली देना था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि मीर कासिम क्या किया यहाँ पर? तो मीर कासिम ने भूरजस्व यानी भूमि टैक्स पर से जो है वो टैक्स की दर जो है बढ़ा दी। और क्या किया? और मतलब नियमित रूप से राजस्व की वसूली के लिए कठोर कदम उठाए और जमींदारों के विरुद्ध कड़े कदम उठाया। और मीर कासिम जो है स्वतंत्र होना चाहता था। और अपनी राजधानी कहाँ से? तो मीर कासिम ने अभी क्या किया, मैंने वो स्वतंत्र रूप से शासन चलाना चाहता था, तो उसने क्या किया? तो उसने अपनी राजधानी जो है यानी कैपिटल, वो मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? पहले क्या था? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया? तो मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? तो बिहार में है, आप सबको पता है ना, ले गया। और उसने क्या किया? तो मुंगेर में एक बंदूक फैक्ट्री, अभी भी मुंगेर में जो है बंदूक बनाने की एक फैक्ट्री है। मुंगेर में बंदूक बनाने की फैक्ट्री की स्थापना किया। और बिहार का गवर्नर कौन था उस समय? तो इस समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो राम नारायण। कौन था? तो राम नारायण। राम नारायण जो है उस समय बिहार का गवर्नर था, ठीक है ना, बिहार का गवर्नर था। तो ये स्वतंत्र व्यवहार कर रहा था और मीर कासिम ने उसकी हत्या करा दी। राम नारायण की मीर कासिम ने हत्या करा दी। और मीर कासिम और एवं ब्रिटिश बीच मतभेद जो है तत्कालीन कारण क्या था? और बात क्या है कि मीर कासिम और अंग्रेज के बीच मतलब तत्कालीन कारण क्या था? तो दस्तक। दस्तक क्या था? पहले हम वीडियो में बना चुके हैं। दस्तक जो है एक लाइसेंस मिल गया था फ्री ट्रेड करने की। और उसका जो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो अपने भारतीय मित्र को भी दे देते थे। तो इसे टैक्स टैक्स नहीं मिल पा रही थी ना ब्रिटिश को। तो एक कारण था। तत्कालीन क्या क्या था? दस्तक की प्रथा थी। दस्तक सिस्टम जो था वो। और दस्तक के दुरुपयोग मीर कासिम ने चेतावनी भी दिया था कंपनी को।
और जब कंपनी की ओर से इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, तब मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों से भी चुंगी उठा लिया, यानी कहा कि भाई तुम भी करो फ्री में, जब सब कर ही रहा तुम भी करो, है ना। तो क्या किया मीर कासिम ने कहा भारतीय व्यापारियों की भाई तुम भी अब चुंगी फ्री यानी बिना टैक्स के तुम भी व्यापार करो, और अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध किया गया। तो वेंसिटार्ट बातचीत हेतु मुंगेर गया। कौन? तो वेंसिटार्ट। क्या नाम है इसका? वेंसिटार्ट। ये बातचीत के लिए मुंगेर गया। किससे बातचीत के लिए? तो मीर कासिम से। और उन दोनों के बीच लगभग समझौता हो गया, जिसके अनुसार कंपनी के अधिकारियों को 9% चुंगी देने पड़ी। चुंगी मतलब वही टैक्स देनी पड़ती थी, लेकिन कंपनी की परिषद इस बात को अस्वीकृत कर दिया। इतना समझौता हो गया कि 9% टैक्स देना है, चुंगी देना है, जो भी करना है ना, टैक्स या चुंगी। और लेकिन कंपनी की परिषद जो है, काउंसिल, इस बात को नहीं माना कि नहीं मानेंगे। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर गुस्से में आकर पटना का जो पटना का अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी था, ये ब्रिटिश अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी। उसने क्या किया? तो इसने क्या किया, उसका नाम था एलिस। एलिस जो है गुस्से में आकर पटना पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन एलिस जो है सफल रहा। और यहाँ पर 1763 में 1763 में मेजर एडम्स को मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। किसको भेजा गया? तो मेजर एडम्स। क्या नाम था? एडम्स। मेजर एडम्स को, है ना, मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। और दोनों के बीच जो है कतवा, गिरिया और उदयनाल का युद्ध हुआ, है ना। जो ब्रिटिश अधिकारी था, जो आया था युद्ध करने के लिए, क्या नाम था? एडम्स। और मीर कासिम के बीच कौन कौन युद्ध हुआ? तो कतवाह एक ही हो गया, जो है गिरिया और उदयनाला, है ना। ये जो है युद्ध हुआ एडम्स और मीर कासिम के बीच 3। अंततः मीर कासिम जो है अवध चला गया। लास्ट में कहा गया मीर कासिम? तो अवध यानी यूपी उत्तर प्रदेश को अवध पुराना नाम है ना। अवध चला गया। और अवध के नवाब जो था, अवध के नवाब कौन था? तो अवध का जो नवाब था, नवाब कौन था? अवध के नवाब उस समय था सुजाउद्दौला, है ना। सुजाउद्दौला, है ना। तो सुजाउद्दौला से वहाँ पर अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम, कौन था एक? तो शाह आलम, है ना। शाह आलम के साथ जो है, ऐसे फिर से लिख देते हैं, शाह आलम, है ना। शाह आलम द्वितीय था, द्वितीय के साथ संधि हुई, यानी अलायंस हुआ। ठीक है। तो यहाँ तीन राजा कौन कौन? तो एक तो मीर कासिम, है ना, मीर कासिम, है ना। दूसरा कौन राजा है, यहाँ प्लस कर दीजिए। तो अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तीसरा कौन है? तो शाह आलम सेकंड, यहाँ संधि हो गया, द्वितीय से बोलते हैं। तो अब देखेंगे 3 राजा, मीर कासिम बंगाल का, सुजाउद्दौला अवध का, और दिल्ली का जो शाह आलम द्वितीय मुगल वंश का जो था, वो तीनों मिलकर कहाँ? तो बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध,
बक्सर के युद्ध में युद्ध हुआ, तीनों ने मिलकर साथ में सम्मिलित सेना मिली, यानी तीनों मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला सम्मिलित पराजय हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ है? तो बिहार में है। बक्सर कहाँ है? तो बिहार में है। बिहार में यूपी से गंगा प्रवेश करती है, बक्सर में ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की सेना बक्सर के युद्ध में तीनों सम्मिलित रूप से पराजित हुई 22 अक्टूबर 1764 को। इस समय जब युद्ध हो रहा था तो ब्रिटिश का सेनापति कौन था? ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो और ब्रिटिश सेना को लीड कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। पराजित होकर भागते हुए जब भाग रहा था तो 7 जून 1777 को मीर कासिम की मृत्यु हो गई। मीर कासिम की मृत्यु हो गई 7 जून 1777 को मृत्यु हो गई। और वारेन हेस्टिंग ने भी मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की। वारेन हेस्टिंग भी क्या किया था? वारेन हेस्टिंग कहा जाए तो वो जो है वो मीर कासिम के जो प्रशासन था उसका प्रशंसा उसने किया। कौन? तो वारेन हेस्टिंग ने मीर कासिम के उसने अति किया, ठीक है। तो 1777 को जो है इसका किसका मृत्यु हो गया? तो ये जो मीर कासिम का है ना, यह उसके मतलब भीरूपन की स्पष्टता खिली उड़ाता था। और सियाउर मुख्तरीन एक लेखक है, गुलाम हुसैन, मीर कासिम के प्रशासन को सराहा उसने। और हेनरी वेल्सेट ने, हेनरी एक नाम है, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए नाम है हेनरी। और क्या नाम है इसका? तो देखिए यहाँ पर वेरलेस्ट, हेनरी वेरलेस्ट ने जो 1767 से 69 तक फोर्ट विलियम का गवर्नर था, उसने गवर्नर था ने कहा क्या था? ए व्यू ऑफ द राइज एंड प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इन बंगाल, एक नाम की एक पुस्तक लिखी और मीर कासिम तथा कंपनी के बीच के झगड़े के 2 कारण बताया। यानी ये नाम रखिएगा हेनरी वेरलेस्ट, जो 1777-69 के बीच में फोर्ट विलियम गवर्नर था। उसने 2 तरह के तत्काल एक 2 कारण मारा अंग्रेजों और ब्रिटिश और मीर कासिम के झगड़े के बारे में। एक तत्कालीन कारण था, है ना, तत्कालिक कारण, ओ गलती लिखा गया, फिर से कहते हैं। तत्कालीन कारण था और वास्तविक कारण। तत्कालीन कारण और वास्तविक कारण, 2 कारण देखते हैं, है ना। तो तत्कालीन, उसके अनुसार तत्कालीन कारण क्या थे? तो वो बता चुके हैं। दस्तक तत्कालीन कार्य में क्या था? तो वही दस्तक का दुरुपयोग जो कंपनी के लोग करते थे, वो कारण था। और वास्तविक कारण में क्या था? तो नवाब की, ये बात किया जाए तो नवाब की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा एम्बिशन, महत्वाकांक्षा थी उसकी, ठीक है। तो ये जो है 2 कारण था। मीर कासिम ने बंगाल से भागने के बाद मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया गया। जब मीर जाफ़र जो है, अब मीर कासिम जब भाग गया, भागने के बाद मीर जाफ़र को, किसको? तो उसके बाद मीर जाफ़र को दोबारा बंगाल का नवाब बना दिया गया। और 1765 में मीर जाफ़र का पुत्र नजमुद्दौला, मीर जाफ़र का पुत्र कौन था? तो नजमुद्दौला को नवाब बना दिया गया, है ना। और
फिर आगे आगे जो है 20 फरवरी 1765 को कंपनी ने एक संधि की और इस संधि के अनुसार उसकी अधिकतर सेना भंग कर दी गई, है ना। और बंगाल का नवाब पूर्णतः ब्रिटिश का अधीन, माने जो कंपनी 17 फरवरी 1965 को एक नवाब नजमुद्दौला और ब्रिटिश के अनुसार एक संधि हुआ। इस संधि में जो है उसकी जो अधिकतर सेना थी वो भंग कर दी गई, किसकी, बंगाल के राजा के। और बंगाल का नवाब जो है पूर्णतः ब्रिटिश पर निर्भर हो गया, अब सब कुछ उस ब्रिटिश पर निर्भर हो गया, ठीक है ना। और तब क्या हुआ, तब जो है कलाइव कलाइव जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया। कलाइव ने क्या किया, कलाइव ने बंगाल में कौन शासन, तो द्वैत शासन, द्वैत शासन लागू कर दिया, है ना। द्वैत शासन कौन तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कर दिया। और राजा उसमें उसके बाद राजा खां को बंगाल का जो है नवाब बना दिया गया। और किसको, बंगाल का नवाब सॉरी दीवान बना दिया गया, बंगाल का दीवान बना दिया गया इसको, क्यों, किसको, तो राजा खां को, ठीक है, राजा खां को बंगाल का नवाब बना दिया गया। और सिताब राय को बिहार का दीवान बना दिया गया, बिहार का दीवान बना दिया गया, किसको, तो सिताब राय को। बंगाल का राजा खां और बिहार का सिताब राय को बना दिया गया। नवाब पर दबाव डाला गया कि वह अपनी वास्तविक शक्ति का उपनीज के सुपुर्द कर दे, और उपनीज को नियुक्त करने की शक्ति अब जो है ब्रिटिश कंपनी ने अपने हाथों में ले ली। और मतलब मुझे कि पूरा सारा कुछ फैसला, नियुक्ति करना, ज्वाइनिंग करना, अपॉइंटमेंट कराना, सब ब्रिटिश के हाथ में आएगा। दूसरे के पास उत्तरदायी तो यही था, द्वैत शासन प्रणाली थी, है ना। एक कंपनी ने अपने हाथों में ले ली और एक के पास शक्ति थी तो दूसरे के पास उत्तरदायित्व, मतलब शक्ति ब्रिटिश के हाथ में था और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में था, तो बंगाल के नवाब के साथ। इसी को द्वैत शासन कहते हैं, डोल सिस्टम बोलते हैं जिसको। और वह फिर द्वैत शासन प्रणाली में बंगाल में जो है अव्यवस्था फैल गई, है ना। द्वैत शासन से क्या हुआ, बंगाल में अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि सारा पैसा और सब कुछ करने का अधिकार किसके पास है, शक्ति किसके पास है, ब्रिटिश के पास, और सारी जिम्मेवारी किसके पास, तो बंगाल के नवाब के पास। यही था डबल शासन या द्वैत शासन। और इसी समय 1770 में, है ना, बंगाल में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा, बंगाल में जो है अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा। और द्वैत शासन प्रणाली का उद्देश्य अंग्रेजी शक्ति की स्थापना था, और न कि जनता का हित तो था ही नहीं, न कल्याण करना था, उसमें शोषण करना था। और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई, 1765 में, इस समझौता के बाद द्वैत शासन 1765 से हुई। और जो अब 65 से चलकर जब कब तक रहा है, बंगाल में द्वैत शासन जो है बंगाल में 1765 से लेकर 1772 तक क्या रहा, तो वह द्वैत शासन का प्रचलन रहा, है ना। और वारेन हेस्टिंग्स ने इसका अंत कर दिया। और वारेन हेस्टिंग्स ने जो है द्वैत शासन का अंत कर दिया, खत्म किया इसने, ठीक है ना। वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू कौन किया, तो आपका क्या बोला जाता है, अरे क्लाइव ने, है ना। क्लाइव ने क्या किया, तो द्वैत शासन शुरू कर दिया था इसका। और जो क्लाइव जिसको कहते हैं, क्लाइव ने जो बंगाल में क्या किया, द्वैत शासन लागू कर दिया। और इसको ख़त्म कौन कर दिया, प्रचलन ख़त्म कौन किया, तो वारेन हेस्टिंग्स ने ख़त्म कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको शुरू किया था, किसको, तो डबल सिस्टम को। ओके,
ठीक है। तो जो बक्सर के युद्ध में बैटल ऑफ बक्सर में 3 सेनाएं साथ लड़ रही थी। कौन कौन? तो एक तो शाह आलम द्वितीय, है ना, शुजाउद्दौला अवध का नवाब, और मीर कासिम, लेकिन तीनों हार गए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। कहाँ? बक्सर में, बिहार में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। 7 जून 1777 को 1777 को मीर कासिम को भागते हुए मृत्यु हो गई, और वारेन हेस्टिंग ने मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की, है ना। और फिर देखते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है इस यहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन लागू कर दिया था। और इसको ख़त्म कौन कर दिया था? तो वारेन हेस्टिंग ने ख़त्म कर दिया था। राजा खां को जो है बंगाल का दीवान बना दिया गया, और जबकि सिताब राय को बिहार का नवाब बना दिया गया। और नवाब पर दबाव डाला गया कि वह जो है वास्तविक शक्ति उपनिज कर, यानी वास्तविक शक्ति ब्रिटिश के हवाले था, और जो है शक्ति पावर सब उसके हाथ में ले ली, और कोई जिम्मेदारी नहीं दिया। जिम्मेदारी किसके हाथ था? तो दूसरे के पास, नवाब के पास जिम्मेदारी थी सब कुछ करने का। अब उसके पास पैसा ही नहीं था, करेगा क्या? और इस तरह से द्वैत शासन बंगाल में जो अव्यवस्था फैल गई, यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा था। और 1770 के दशक में बंगाल में अकाल पड़ा, बहुत सारे लोग मरे। और द्वैत शासन प्रणाली का उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को मतलब अपना हित था, शक्ति का स्थापना करना था, न कि जनता का हित कल्याण करना था। ऐसा था नहीं। और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुई, जो कि 1772 तक चली, और यह प्रचलन में रही। और वारेन हेस्टिंग जो है इसका अंत कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर चैनल को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका सुनने के लिए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास तुम कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर रात आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है।